हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का जो है इकोनॉमिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल एमसीक्यू देखेंगे। वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसके पहले भी हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अपलोड कर दिया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा उसका वन शॉट वीडियो। या नहीं तो लास्ट में भी आपको दिखेगा, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो प्लेलिस्ट पे भी आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि कम समय में आप लोग पूरा का पूरा बुक का रिवीजन कर पाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या हमारा पहला सवाल कहता है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, ठीक है, दर होगा यहाँ पे, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय डैश अथवा कम है उनकी वो वर्ग देश क्या कहलाता है। तो यूएस है। ठीक है, वो कौन सा देश है जिसकी प्रति व्यक्ति आय डैश अथवा कम है, निम्न आय वर्ग देश कहलाता है। कितना से कम होगा, यूएस यानी अमेरिकन डॉलर जो होता है 955 से। ठीक है, शिशु मृत्यु दर की बात किस सूचक है। क्योंकि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष से पहले मर जाने वाले बच्चों की जो संख्या होती है वो शिशु मृत्यु दर होती है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का लक्ष्य हो सकता है। तो बेहतर मजदूरी हो सकता है। वर्ष 2000 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो 16,500, इसको याद रखिएगा। कौन सा देश विकास के संदर्भ में है। तो श्रीलंका है। ठीक है, कह रहा है कि कौन से देश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो केरल में। कौन से प्रदेश होगा, सॉरी देश नहीं है। मानव विकास सूचकांक कौन प्रदर्शित करता है, लोगों का संपूर्ण विकास को प्रदर्शित करेगा। निम्न में से कौन सा देश है अल्प विकसित देश है। तो ये हो जाएगा भारत, चीन और बांग्लादेश। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से हम क्या पाते हैं जब एक देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय मिल जाता है हमको। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी देश में विश्व में 15+ आयु के समूह में अनपढ़ जनसंख्या का सबसे बड़ा कारक है। तो बांग्लादेश है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया जाता है। यूएनडीपी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करेगा। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर करता है। याद रखना है। नवीकरण साधन का उदाहरण है भूमिगत जल। लोगों के विकास का लक्ष्य क्या होता है, भिन्न, ये परस्पर विरोधी होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग होगा। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो विकसित देश कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, सतत विकास का उद्देश्य क्या है। विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं सतत विकास। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो केरल की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 है तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय क्या होगी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 25 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार कौन सा है। तो प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट में 2017 के अनुसार वे क्या है, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है वे समृद्ध देश है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $955 प्रति वर्ष या उससे कम है तो निम्न आय वाला देश कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। तो धारणीय विकास। याद रखिएगा। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा। तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगा। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है। तो उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता मिले। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत है। विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा से मापी जाती है। तो डॉलर में मापी जाती है। याद रखिएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किस वर्ष राष्ट्रीय आय अनुपात आधारित वार्षिक रिपोर्ट दे रहा है। तो 1990 से दे रहा है। जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है, जन्म के समय व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, जीडीपी का क्या अर्थ होता है। सरल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रखना है आप सभी को। देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो औसत आय। औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है। देश की कुल आय से देश की कुल जनसंख्या को भाग दे करके। नेक्स्ट है हमारा, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं। तो किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। प्रति व्यक्ति आय लोगों की डैश है, औसत आय ही है। ठीक है, भारत में वर्तमान जीवन आशा कितनी है, 63 वर्ष है। एक देश के विकास मापन किससे किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है।
नेक्स्ट सवाल है हमारा, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत का स्थान कितना है? 126वां। साक्षरता दर कितने वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात है 7। ठीक है, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम किस वर्ष तैयार किया गया और प्रकाशित किया गया? 1990 में। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित डैश के मूल्यों के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं, तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के। नेक्स्ट है हमारा, जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र में हिस्सेदारी कितनी थी? तो 50 से 60%। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया? तो 200 जिलों में। राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कितने दिनों को रोजगार का आश्वासन दिया गया है? तो 150 नहीं है, 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण होता है? असंगठित क्षेत्रों में। भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है? कृषि है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक उभरा है? तो तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जो होता है वो सेवा क्षेत्र होता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाता है। किस क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिकरण की सहायता से अन्य प्रारूपों में बदला जाता है? तो द्वितीय क्षेत्रक में। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है? तो चीनी बनाना। तो भैया प्राथमिक में क्या हो गया? गन्ना लेकर आया, गन्ना से फिर क्या बना रहा है? चीनी बना रहा है। अल्प रोजगार एक स्थिति है जहां लोग अपनी क्षमता से अधिक काम करते हैं, यानी कि जितना उसका क्षमता है उससे अधिक काम करते हैं, तो उसको अल्प रोजगार में कहते हैं। कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। वर्ष 2010 और 11 में उत्पादन संदर्भ में कौन सा क्षेत्र बड़ा है? तो सेवा क्षेत्र बड़ा है। कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? पर्यटन निर्देशक। ठीक है, याद रखिएगा। कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? तो सब्जी विक्रेता। संगठित कैसे हो जाएगा भाई? सब्जी बेचने वाला कभी भी सरकारी होगा। वर्ष 2010-11 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना था? तो 42 लाख करोड़। ठीक है, देख लीजिएगा। रेलवे किस क्षेत्र के उदाहरण में आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी के लिए लागू नहीं होता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो खनन। नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है? तो 15 दिनों के अंदर आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्पादन के उद्देश्यों में से इनमें से प्रथम स्थान पर आता है पूंजी। कौन तृतीय क्षेत्रक से संबंधित है? तो बैंक सेवाएं। कौन द्वितीय क्षेत्रक में शामिल है? कुम्हार, बुनकर, दिया सलाई कारखाना, श्रमिक, यानी जो विनिर्माण करता है वो लोग। नेक्स्ट है आपका, कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो बैंकिंग नहीं होगा। किस में होगा? सेवा में होगा। भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? तो तृतीय क्षेत्रक में, यानी सेवा में। कोई भी चीज़ को आप भंडारित करते हो तो वो सेवा क्षेत्र में चला जाएगा। कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राकृतिक उत्पादकों को निर्माण के द्वारा बदल दिया जाए, यानी कि आप नेचुरल से कोई चीज़ लेते हो, जैसे गन्ना को आप काट के लाए खेत से, उसके से आप चीनी बना दिए, तो वो द्वितीय क्षेत्रक हो जाएगा। परछन बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग नियोजित तो हैं लेकिन उत्पादकता क्या है? शून्य है। नेक्स्ट है आपका, संगठित क्षेत्र का क्या अर्थ होता है? ये उन उद्यमों में शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें क्या होती है? नियमित होती है। नेक्स्ट है आपका, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधि शामिल है? तो परिवहन, संचार और बैंकिंग। जीडीपी का विस्तारित रूप कौन सा है? तो सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी का विस्तारित रूप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 71 में, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है अपनी कार्य से क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करेगा? तो तृतीय क्षेत्रक। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 73 पे, आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती है? तो मधुमक्खी पालन नहीं आएगा बाबू। नेक्स्ट है आपका, किस क्षेत्रक के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं? तो तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक जो होता है बाबू वो सेवा क्षेत्रक होता है, तो वो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा? प्रोडक्ट कौन बनाएगा? द्वितीय क्षेत्रक वाला लोग। कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो विश्व व्यापार संगठन करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 76 में, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? तो तृतीयक। नेक्स्ट है आपका, रोजगार की परिस्थितियों में आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है? तो 2। जीवन बीमा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सेवा क्षेत्र है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है आपका, भारत में कितने प्रदेशों में काम करने का अधिकार लागू किया गया है? 150 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि यह किस देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्रक में आता है? तो द्वितीय क्षेत्रक में आता है। वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, वह क्या कहलाता है? तो संगठित कहलाएगा।
अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद ही गन्ना क्यों की जाती है? दोहरी गन्ना की समस्या से बचने के लिए। नेक्स्ट है आपका विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्रक का भाग है? तो द्वितीय क्षेत्रक का भाग है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य एवं मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को क्या कहते हैं? तो पहले से ही जो शामिल होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, मूल्य होता है जो है पहले से शामिल होता है। 14 से 15 वर्ष की आयु के सकल स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उसकी आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाएगा? तो निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है? तो संगठित क्षेत्रक में होता है। आपको मतलब कि वेतन भी मिलेगा और छुट्टी भी हो जाएगा आपका। मनरेगा का विस्तारित रूप क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट है आपका सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र से गतिविधि में संगलित है? तो संगठित है भाई, सरकारी है तो संगठित है। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी है? तो कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी है। नेक्स्ट 92 में कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में रोजगार के उत्पादन में समान अनुपात वृद्धि नहीं हुई है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है? तो संगठित में। भारत में बड़ी जनसंख्या श्रमिक क्षेत्र में काम करती है, असंगठित क्षेत्र में। कपास एक कैसी उत्पाद है? तो प्राकृतिक उत्पाद है, याद रखिएगा। कपड़ा एक कैसा उत्पाद है? तो विनिर्मित है, यानी विनिर्माण है। कपड़ा को क्या करता है? बनाया जाता है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रक गतिविधियां डैश है तो परस्पर निर्भर है। ठीक है, एक दूसरे पे क्या होती है? निर्भर होती है ना। देखिए द्वितीय क्षेत्र क्या है? प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट वो कहाँ से लेगा? कच्चा माल से लेगा। कच्चा माल कहाँ से आएगा? प्राथमिक क्षेत्र से आएगा। अब जब प्रोडक्ट बन गया तो अब उसको सेवा प्रदान करना होगा आपको। तो सब एक दूसरे पे निर्भर होता है बाबू। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को और क्या कहा जा सकता है? तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत में लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे एवं सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं? तो 80%। द्वितीय क्षेत्र को और क्या कहते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। परिवहन किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो भैया सेवा क्षेत्र होता है। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को क्या कहते हैं? तो अल्प बेरोजगारी कहते हैं। नई आर्थिक नीति कब बनी थी? तो 1991 में बनी थी, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट सवाल है हमारा भारत के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? तो भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं उसको। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? भैया शाख नियंत्रण होता है, याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1949 को हुआ था, याद रखिएगा। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 108 में कहा जा रहा है कि किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करेगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है आपका ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है नियोक्ता। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से गरीबी परिवार ग्रामीण परिवार के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है? तो वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? तो क्रेडिट कार्ड। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अपनाई जाती है? तो रुपया अपनाया जाएगा, याद रखिएगा। ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल है कौन? व्यापारी। भारत में कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद के रूप में अपने पास रखता है? तो 15%। कौन? बैंक। एक देश में कितने केंद्रीय बैंक होते थे? एक होते, जैसे हमारे देश में है आरबीआई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 में मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। 118 में कह रहा है साख की शर्तों में ये शामिल नहीं है, चेक। 119 में कह रहा है बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कर्जदारों और जमाकर्ताओं पर लगाए गए ब्याज का अंतर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें कर्ज लेने में शामिल नहीं है? तो कर्जदार की भूमि। अगला सवाल है हमारा किस परिवार की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी हो जाती है? तो गरीब। नेक्स्ट है आपका कौन सी ब्याज दर ऋण लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है? तो ऊंची ब्याज दर। अगला सवाल है हमारा नेक्स्ट है 123 में कौन केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करेगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है आपका बैंक डैश पर देने वाले ब्याज से ऋण अधिक ब्याज लेता है? तो जमा राशि पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 का ये कह रहा है कि डैश संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार होता है जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकता ना हो जाए? तो ऋणाधार। बैंक वो जमा राशि है जिसमें मांग के अनुसार निकाला जा सके, क्या कहलाएगा? तो मांग जमा। डैश ऋण प्रदान करते हैं चाहे गरीब महिला सदस्यों के पास समर्थक ऋणाधार नहीं हो? तो स्वयं सहायता समूह। क्या होता है? छोटे छोटे जो कंपनियां होती है वो देती है। बैंक किसके एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करेगा? तो जमा राशि। जो पैसा आप जमा करते हो उसी को वो लोग ऋण में प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है आपका बैंक जिनके जमाकर्ता एवं कर्जदार के बीच का किसका काम करता है? तो मध्यस्थता का काम करेगा, यानी कि बिचौलिया का काम करता है। एक से पैसा लिया दूसरे को पैसा दिया। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका अनौपचारिक क्षेत्र के साख में किससे कर्ज लेना शामिल है, तो साहूकारों से। स्वयं सहायता समूह से बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो सदस्यों के द्वारा। होता है ना, ग्रुपिंग चलता है, मीटिंग आजकल देखो कि महिलाओं लोगों का मीटिंग चलता है, वहाँ पर पैसा ला के दिया जाता है, उसी के बारे में बात बोल रहा है। पेपर नोट तथा सिक्के किसके आधुनिक रूप है, तो मुद्रा का क्या है, आधुनिक रूप है भाई। कह रहा है 33 में कह रहा है कि ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो ऋण की शर्तें। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन को देखा गया है देशों के बीच वस्तुओं व निवेशों और लोगों का। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। नेक्स्ट है आपका वैश्वीकरण ने जीवन स्तर पर सुधार की सहायता पहुंचाई है विकसित देशों के श्रमिकों के। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1995 में, याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या 149। फोर्ड मोटर्स कंपनी ने अपना पहला प्लांट किस राज्य में लगाया था, तो चेन्नई में लगाया था, याद रखिएगा। वह कंपनी जो अपने उत्पादन का नियंत्रण एवं देश से अधिक देशों में करती है क्या कहलाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाएगा। विश्व की किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, तो वह जगह विश्व व्यापार संगठन ने, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है फोर्ड मोटर्स। डिज़ाइन या चित्र तैयार करने का काम किया करता है कौन, कंप्यूटर। नेक्स्ट सवाल है सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं, इसको याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है आपका वो कौन सा विदेशी व्यापार एक का अवरोध है, तो आयात पर कर। आप आयात पे कर लगाओगे तो विदेशी व्यापार पे फर्क पड़ेगा। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किन के लिए हानिकारक हो सकता है, तो सभी छोटे पैमाने पर। जब छोटे लोग दुकानदार लोग होते हैं और बाहरी से कोई आ जाएगा तो उस पर फर्क पड़ेगा कि नहीं। वैश्वीकरण अब किस तरह के प्रकार के देशों में पक्ष में अधिक रहा है, तो विकसित देशों के पक्ष में अधिक रहा है। नेक्स्ट है आपका विदेशी निवेश। यह निवेश है जो डैश के द्वारा किया जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है, तो सार्वभौमिकरण। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तो वैश्वीकरण कहलाती है, याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन का गठन करने के लिए कौन प्रमुख उद्देश्य था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण। विश्व व्यापार संगठन कैसे देशों की पहल पर शुरू किया गया, तो विकसित देशों की पहल पर किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए क्या खड़ी कर दी है, तो चुनौतियां खड़ी कर दी है, इसको याद रखिएगा। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो उदारीकरण कहलाता है। अगला सवाल है हमारा विदेशी विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किसको आकर्षित करने के लिए की गई है, तो विदेशी निवेश को, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है आपका आयात पर कर डैश अवरोधक का एक उदाहरण है, तो व्यापार का एक उदाहरण है, याद रखना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए क्या प्रदान कर सकती है, तो निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश क्या कहलाते हैं, विदेशी निवेश। कौन विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का एकीकरण में कहता है, विदेशी व्यापार, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आयात पर कर व्यापार डैश का एक उदाहरण है, तो अवरोधक है। वही बात है कि अगर आप कर लगाओगे तो क्या होगा, रुकावट पैदा होगी। खाद्य पदार्थों की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण चिन्ह उपयोग किया जाता है, ISI, ठीक है, याद रखिएगा। एक मार्क किसके लिए लगाया जाता है, तो कृषि उत्पाद के लिए। और ISO का पूर्ण रूप होता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 15 मार्च को मनाते हैं, इसको याद रखिएगा। एक उत्पाद पर MRP का क्या होता है, अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नेक्स्ट है आपका किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, तो 24 दिसंबर को। कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार संरक्षित करता है, तो उपभोक्ता। नेक्स्ट है उपभोक्ता अधिनियम डैश पर प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किया गया, विक्रेताओं द्वारा व्यावसायिक क्रियाओं का उल्लंघन। मतलब जो बेचने वाला था ना, उसके द्वारा जो क्रियाएं की जा रही थी, उल्लंघन किया जा रहा था नियम कानून का, उसके लिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, 1986 में लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता को कितना अधिकार उपलब्ध है, 6। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों के मानक तय करता है उसे क्या कहते हैं, ISO कहते हैं। भारतीय मानक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, मुख्य कार्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम अमेरिका में किस वर्ष की गई थी, तो 1962 में कर दिया गया था। उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता कौन है, रैल्फ नॉडर। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो एक वैधानिक अधिकार है, यानी एक कानूनी अधिकार है, इसको याद रखना है आप सभी को।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 178 में, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम कब पारित किया गया? तो अक्टूबर 2005 में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।